फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में अब डिस्कशन हम करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया है ये, और हमें जानना है कि ये जो दुनिया हमारे चारों ओर है ये काम कैसे करती है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ये समझना होगा कि कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं है। और इसके लिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं इस स्क्रीन के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ। कहानी यूँ है कि एक हाथी था, और हाथी को समझने के लिए 7 ब्लाइंड फोल्डेड लोग जिनकी आंखें बंद थी उनको कहा गया कि भाई हाथी कैसा होता है बताओ। तो वो जब चले तो किसी ने पैर पकड़ा तो बोला कि खंबे जैसा होता है, पिलर जैसा। किसी ने कान पकड़ा तो बोला फैन जैसा होता है, पंखे जैसा। किसी ने पूंछ पकड़ी तो बोला रोब जैसा होता है। यानी जिसने जो अनुभव किया, जो एक्सपीरियंस किया, उस हिसाब से हाथी की डेफिनेशन दी। इंटरेस्टिंग कहानी। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये फिजिकल लॉ से इसका क्या लेना देना है, या फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे चारों ओर उससे क्या लेना देना है। उससे जो लेना देना है वो ये कि जो नेचर है हमारे चारों ओर, जो प्रकृति है हमारे चारों ओर, ये एक हाथी की तरह है। इसको समझने की कोशिश हजारों साल से चल रही है। कोई किसी ब्रांच का बन के उसको समझने की कोशिश करता है, तो बायोलॉजी अपनी तरह से ट्राई कर रही है, फिज़िक्स अपनी तरह से, केमिस्ट्री अपनी तरह से। यानी सब लोग अलग अलग तरह से हाथी को समझने की, यानी नेचर यानी प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे साधन लिमिटेड है, हमारी ज्ञान, हमारी नॉलेज लिमिटेड है, तो हम बहुत थोड़ा ही समझ पाते हैं। पूरे तरह से हाथी को समझना आज तक संभव नहीं हो पाया है। तो जितनी भी थ्योरीज आप देखते हो, वो चाहे न्यूटन लॉ हो, चाहे क्वांटम फिजिक्स हो, या ग्रेविटेशन लॉ, या जो भी आपके जितने भी लॉज वगैरह देखते हैं आप, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये पहली चीज़ अभी से समझ लेनी चाहिए आपको। तो फिजिकल लॉज जो भी आपको फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताए जाते हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड हैं, कुछ ही सिचुएशंस के लिए होल्ड करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी आप शुरुआत के क्लासेस से पढ़ रहे थे, डेफिनेशंस थी और सिंपल एप्लीकेशंस थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सडनली जैसे ही 11वीं 12वीं में एक स्टूडेंट आता है तो सिचुएशन एकदम बदल जाती है। ये हाथी अपने पूरे रूप में सामने आना दिखना शुरू करता है, और फिर ये जो हाथी है ये एक बड़ी भारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा होती है कि सडनली 11वीं 12वीं का सिलेबस बहुत बढ़ जाता है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स छोटे छोटे चैप्टर में इन कॉन्सेप्ट्स को बांधने की कोशिश करते हैं। वो आपस में उनके लिंक्स को ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को याद रखना, और एप्लीकेशन तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को याद करना, अप्लाई करना, और इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत की ज़रूरत है नहीं। अगर आप चीज़ों को समझें और आपस के कनेक्शन को समझें, और ये भी जान लें कि कोई थ्योरी परफेक्ट नहीं है, तो फिर अपने आप सारी चीज़ें आसान होने लगेंगी। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर इतनी बड़ी समस्या है हमारे सामने, तो फिर उसका सलूशन क्या है। सलूशन बड़ा सिंपल है अगर आप फॉलो कर सकें। सबसे पहली चीज़ तो फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करना है, और एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो आपका मैक्सिमम वर्क तो हो गया। उसके बाद जो आपस के कॉन्सेप्ट हैं उनकी रिलेशनशिप को समझने की कोशिश आपको फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करेगी। और जैसा मैंने कहा, ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, सब थ्योरी अप्रॉक्सीमेट है।
लेकिन अगर कोई थ्योरी है और कोई डेटा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा और ये कॉन्सेप्ट है, फिर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, वो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, फिर तीसरा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा जो यहाँ पर है, इनको अगर ऐसे पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अगर इनमें आपस में लिंक बनाना शुरू कर दिया कि ये कॉन्सेप्ट इससे कैसे कनेक्टेड है, ये इससे कैसे कनेक्टेड है, तो फिर ये चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे कनेक्शन बनने शुरू होते हैं वैसे वैसे पिक्चर बननी शुरू होती है, और वो पिक्चर हमारे को फिर ओवरऑल पिक्चर जो होती है सब्जेक्ट की, उसके बारे में आइडिया देती है। फिर एक बड़ी पिक्चर दिमाग में खुलनी शुरू होती है। मेरी बहुत बड़ी राय ये है कि सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझें आप, और उन कॉन्सेप्ट्स को आपस में जो रिलेशनशिप है वो कैसे कनेक्टेड है। जब वो समझना शुरू करेंगे तो एप्लीकेशन क्लियर होगा और एक बड़ी पिक्चर चीज़ों की क्लियर होनी शुरू होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ब्लाइंड फोल्डेड मैन थे, ये हाथी वाली कहानी जो थी, अगर ये हाथी के को जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो अलग अलग एक्सपीरियंस जो वो लोग कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस को अगर वो आपस में कनेक्ट कर लें लाइक दिस, तो फिर हाथी की पिक्चर इस पूरे कनेक्शन से मिलना आसान हो जाएगी। तो ये है पावर जो मैं बोलना चाह रहा था कनेक्शन की। और ये बात कैसे और एप्लीकेबल हो जाती है कि जैसा मैंने कि एक और लेक्चर में बोला है कि भाई फिज़िक्स अगर अच्छे से करनी है तो मैकेनिक्स बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि मैकेनिक्स का रिलेशनशिप फिज़िक्स में वेव से है, हीट से है, इलेक्ट्रिसिटी से है, मैग्नेटिज्म, हर जगह मैकेनिक्स का रोल है। तो मैकेनिक्स तो समझना ही पड़ेगा अच्छे से, और मैकेनिक्स को समझने के लिए कैलकुलस समझना ज़रूरी है। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कैलकुलस का इस्तेमाल केमिस्ट्री में भी जगह जगह होता है। तो मेरे आगे के लेक्चर्स में ये फंडामेंटल रिलेशनशिप मैकेनिक्स को समझाने के लिए मैं कैलकुलस की थोड़ी डेप्थ में जाऊँगा, जितना हमें फ़िज़िक्स में ज़रूरत है उतनी ही बस, और ज़्यादा नहीं। और इसका इस्तेमाल फिज़िक्स में तो ज़ोर शोर से होगा, और बाकी केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं आप इस्तेमाल करेंगे, मैथ्स में भी करेंगे, लेकिन मेरा फोकस फिज़िक्स में रहेगा। तो ये बात कहते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब हम चलते हैं थोड़ी डिटेल में। और वो डिटेल इस तरह से है कि जब हम थ्योरीज को समझते हैं तो जो नेचर है, जिसको मैं एलिफेंट बोल रहा हूँ, वो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, छोटे छोटे कण कण में, जिसको हम कई बार एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर बोलते हैं। और एक ऐसा है जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, गैलेक्सीज है, उसको हम मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। और उन दोनों के बीच में हम मीजोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करते हैं। तो एटॉमिक तो माइक्रोस्कोपिक हो गया, कुछ 10-100 एटम्स की बात की जाए, यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें बात की जाए, तो वो मीजोस्कोपिक हो गया। और मैक्रोस्कोपिक तो फिर बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स लाइक गैलेक्सीज, अर्थ एक्सेट्रा की बात हो गई। तो दुनिया जो आपके चारों ओर है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। पहला माइक्रोस्कोपिक, दूसरा मीजोस्कोपिक, और तीसरा मैक्रोस्कोपिक। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। और जब हम एनालाइज करते हैं कि जो हमारे ओर नेचर है, और अभी हमारा सारा फोकस फिज़िक्स के एंगल से बात रहा है, तो फिज़िक्स में ये समझ के चलें आप कि सिर्फ 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स होते हैं। अगर ये 4 तुमने ढंग से समझ लिए तो इनका एप्लीकेशन बहुत क्लियर हो जाएगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और सब कुछ बहुत आसान हो जाएगी। तो पहला जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तुम बैठे हो, तुम्हें अर्थ पुल कर रही है और तुम्हारा वजन आता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है।
वो फोर्स जो मासेस की वजह से अट्रैक्शन जो क्रिएट होता है वो लगे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसमें मासेस लार्ज होना बहुत ज़रूरी है। लार्ज मासेस नहीं होंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो सही, लेकिन बहुत कम होगा, उसको निगलेक्ट कर देना होगा नॉर्मली। और ये फोर्स आप देखेंगे। दूसरा जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसा नाम इंप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक का कंबाइंड। इसकी डिटेल में हम जाएंगे फिजिक्स में, लेकिन फिलहाल चूंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक्सेट्रा यानी हम चार्ज को डील करते हैं, देखते हैं, तो जो फंडामेंटली फोर्स चार्जेस से क्रिएट हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। सिंपल भाषा में अभी ये बोलते हैं। ये ग्रेविटी के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग होता है और एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत डोमिनेंट फोर्स है ये, बाहर उनके लगने वाला फोर्स। तो जब भी एटम्स दूर होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन सीवियर डेवलप होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और जब वो करीब आते हैं तो रिपल्जन शुरू होता है। और ये अट्रैक्शन और रिपल्जन की जो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है वो बहुत सारे फोर्सेस को जन्म देती है, जिसको आप लोग डील करोगे। जैसे टेंशन, एक धागा जब खिंचता है तो एटम्स पुल होते हैं अपार्ट, तो अट्रैक्शन डेवलप होता है। इसी को हम कई बार टेंसाइल स्ट्रेस बोल देते हैं। और जब हम कॉम्प्रेस करते हैं तो एटम करीब आते हैं और फिर वो रिपेल करने लगते हैं। तो ये एक दूसरी तरह का फोर्स है, लेकिन उसका ओरिजिन एक ही है। एटम्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए, दूर करोगे तो अट्रैक्ट करेंगे, पास लाओगे तो रिपेल करेंगे। तो टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ये सारे इस वजह से उत्पन्न होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एटम डिस्प्लेस हो रहा है मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पे। और ये मैक्सिमम जगहों पे अब हम देखेंगे। तो ये दूसरे तरह का फोर्स है जो आपको बराबर दिखेगा कम से कम मैक्सिमम फिजिक्स में। और फिर तीसरे तरह का फोर्स पे जब हम आते हैं तो हम एटम के अंदर जाते हैं, और एटम के अंदर जाने पे एक नई दुनिया शुरू होती है। हाथी का एक नया रूप दिखना शुरू होता है, और वो अपने में एक बिल्कुल अलग है। यानी जितने भी लॉज आप पढ़ेंगे अभी न्यूटोनियन वगैरह, वो सब होल्ड करना बंद हो जाएंगे। कुछ नया शुरू होगा, एक नया अनुभव होगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और फिलहाल अभी हम इस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अभी हमारे को एटम के बाहर की दुनिया देखनी है। जो मैक्रोस्कोपिक और मीजोस्कोपिक है वो वर्ल्ड को देखना, माइक्रोस्कोपिक पे अभी हम नहीं जाएंगे। तो जो दो फोर्सेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको अभी मिलेंगे वो है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स जो 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 इफेक्ट करेगा वो अर्थ का ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मेरे सामने एक कैमरा है, ये सब चीज़ें हैं, कमरा है, इन सब का मास है, और कहने को तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन सब का लग रहा है, लेकिन इसका असर मेरे ऊपर बहुत कम है कंपेयर टू उस मास के जिसको हम अर्थ कहते हैं। अर्थ का जो पुल है वो इतना स्ट्रांग है कि बाकी सारे फोर्सेस उसके सामने नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब हम डील करेंगे तो 99% क्या और ज़्यादा सिर्फ एक ही फोर्स आएगा ग्रेविटेशनल ओरिजिन का, वो है वेट ऑफ अर्थ। अनलेस हम मार्स पे चले जाएं या जुपिटर पे चले जाएं, तब तो उनके फोर्सेस भी कंसिडर करने पड़ेंगे। लेकिन अर्थ के अराउंड जो भी चीज़ होगी उसमें ग्रेविटेशनल में एक ही चीज़ मैटर करेगी, अर्थ का पुल। और बाकी जो फोर्सेस आ रहे हैं ग्रेविटेशनल नेचर के छोटे छोटे मासेस से, वो इग्नोर हो जाते हैं। तो आपकी काम बड़ा आसान हो गया। कभी भी कोई प्रॉब्लम मिलेगी तो आपको पता है ग्रेविटेशनल, अगर अर्थ के चारों ओर प्रॉब्लम है तो ग्रेविटेशनल तो सिर्फ अर्थ का ही आएगा, बाकी सब निग्लिजिबल है। तो ये एक बड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। और दूसरा फिर जो फोर्सेस जिसको आप देखने वाले हो पूरी फिजिक्स में, हम न्यूटोनियन फिजिक्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग नाम होंगे, सरफेस टेंशन, ये वो कई सारी बातें, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। हमेशा ध्यान रखना उनका ओरिजिन एक ही है। एटम्स अपनी मेन पोजीशन से या तो इलोंगेट किए गए
तो उनमें अट्रैक्शन डेवलप हुआ, या कॉम्प्रेस हुए जिनमें रिपल्शन डेवलप हुआ। तो अगर हम इसको, वही चीज़ जो मैंने बताई, एक धागा है, उसको खींचोगे तो उसी को टेंशन कहते हैं, जब आपस में एक दूसरे को एटम पुल करने लगे। तो जिस फोर्स के अलग अलग नाम देखने वाले आप हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो हो सकता है कि उसे टेंशन बोल दिया जाए, हो सकता है उसे कुछ और, फॉर एग्जांपल सरफेस टेंशन बोल दिया जाए। इस तरह से अलग अलग नाम मिलते रहेंगे। और तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिर्फ दो ही इम्पोर्टेंट हैं, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ग्रेविटेशन तो वैसे भी एक ही अर्थ का मैक्सिमम इम्पोर्टेंट लेता है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, जो अलग अलग तरह से नाम से आपको, फ्रिक्शन वगैरह नाम से आपके सामने आएंगे। तो अब आती है बात कि हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री नाम के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो इनका फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। देखो भाई, फिज़िक्स में चुनिंदा लॉज होते हैं और उनसे पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश है। ये है फिज़िक्स की अप्रोच इन फिज़िक्स इज़ वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेनन बाय फ्यू लॉज। तो कुछ ही लॉज ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल करके हम पूरे नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जबकि केमिस्ट्री में अप्रोच दूसरी है, हम ऑब्जर्वेशन पहले करते हैं क्या क्या हो रहा है और उनसे लॉज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यानी फिर से समझो, फिजिक्स में कुछ लॉज हैं जिनसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश होती है। केमिस्ट्री में जो चीज़ें हैं उनको देख के एक्सपेरिमेंट करके कुछ लॉज बनाने की कोशिश होती है। उन्हीं को एम्पेरिकल लॉज बोलते हैं, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड लॉज हैं। कई बार हमको पता नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेंडलीफ को पता नहीं था कि पीरियोडिसिटी क्यों आ रही है, लेकिन उसने सोचा शायद एटॉमिक वेट है, क्या है, लेकिन उसने ये रेगुलर प्रॉपर्टी को पाया। वो तो बाद में लोगों ने डिस्कवर किया कि एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी है, क्या है। तो केमिस्ट्री कहता है ठीक है, पैटर्न देखने दो, बाद में देखेंगे उसका ओरिजिन क्या है। बट फिजिक्स ऐसा नहीं कहता। फिजिक्स कहता है लॉज बताओ और उन लॉज पे हम चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि फिजिक्स कुछ लॉ से नेचर को एक्सप्लेन करता है और केमिस्ट्री नेचर को देख के उससे कुछ लॉ बनाने की कोशिश करता है। तो ये है जो अप्रोच, उसको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए केमिस्ट्री फैक्चुअल ज़्यादा हो जाती है, ऑब्जर्वेशनल ज़्यादा हो जाती है और उनसे सिमेट्री ढूंढने की कोशिश होती है, जैसे लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्सेट्रा। फिजिक्स में ऐसा नहीं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और 3 लॉ से हम सब कुछ समझाने की कोशिश कर देते हैं जो भी देख रहे हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर हम दोनों को देखें तो फिजिकल लॉज से नेचर पे जाना फिजिक्स की अप्रोच, और नेचर में देख के उन चीज़ों को एम्पेरिकली कुछ चीज़ें पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना केमिकल लॉज को बनाने की प्रोसेस। अप्रोच दोनों की एक ही है, वो नेचर को समझना चाहते हैं, यानी हाथी को समझना चाहते हैं, जो इसके बारे में मैंने कहा। लेकिन परफेक्ट दोनों नहीं है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की। परफेक्ट दोनों ही नहीं है, हर चीज़ नई नई आती रहती है और हमको पता चलता है कि हमारी नॉलेज लिमिटेड है। तो ये बहुत बहुत क्लियरली समझ लो, परफेक्ट कोई भी नहीं है। अब अगर हम और देखें तो इसको ब्रीफ समरी यहाँ पे है कि एटॉमिक लेवल पे वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, और जब एटम से बाहर आते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आने लगते हैं, और बड़े फॉर्म में जाते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक ग्रेविटेशनल फोर्सेस से फिर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की ओर हम जाते हैं। नेचर का यूनिफॉर्म रूल ये है कि नेचर, जो आपके सामने चारों ओर नेचर है, वो मिनिमम एनर्जी की ओर कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम छोड़ें तो वो नीचे आता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी मिनिमम लेने की नेचुरल टेंडेंसी लिए हुए है। ये ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर उसकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन ये जो आपने देखा, ये मिनिमम एनर्जी को लेने की टेंडेंसी है। हर जगह आप ये ऑब्जर्व करोगे, नेचर नॉर्मली अपने जो नेचर है उसका, वो मिनिमम एनर्जी की ओर जाता है, और जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स में वो कंजर्व्ड है। तो दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ मिनिमम एनर्जी और दूसरी टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ टेक्स्ट बुक्स की, लेकिन फिर भी
ये आपके सामने है। मेरी स्ट्रॉन्ग राय है कि एनसीईआरटी बुक्स को प्रेफर करें, और कुछ स्पेशलाइज बुक अगर एडवांस स्टडीज़ कर रहे हैं, कंपटीशन की कर रहे हैं, तो वो भी आपके सामने है। और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि हर एक चैप्टर को सीक्वेंस में जाएं। जो हमारे लेक्चर आ रहे हैं उसमें बिगनर से इंटरमीडिएट पे जाएं और इससे फिर एडवांस में जाएं। रिवर्स करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप। और शुरुआत जल्दी से देखने में कोई बुराई नहीं है, फिर उसके बाद डिटेल में भी देख सकते हैं। जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको आप पढ़ें, समझें और उनको उसमें सॉल्व एग्जाम्पल देखें। जो यूट्यूब लेक्चर में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें कई सारी डिटेल हम देते रहेंगे। उसमें क्विज़ेस, शॉर्ट टेस्ट, असेसमेंट, ऑनलाइन टेस्ट, होमवर्क, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और साथ ही साथ जब आप उनको करेंगे तो जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनेबल्ड सिस्टम है वो आपको 24/7 हेल्प करेगा, एक रियल ट्यूटर की तरह। तो हम चाहेंगे कि आप ज़रूर डायना जीपीटी जो हमारा एआई सिस्टम है उसको डेमोज देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाइव डाउट क्लियरिंग भी कई बार करेंगे। और उसके लिए आपको ज़रूरी है कि हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको पता चल सके मैं कब आ रहा हूँ जिसको डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।